अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, फ्लूइड स्टैटिक, और हमने जो इसमें पास्कल लॉ के बारे में बात की थी। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो फिज़िक्स का है चैप्टर 6 और 7, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स पे। ओके, मतलब इसकी एक ब्रांच हम पढ़ते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स से पहले, और चैप्टर नंबर 6 में हमें इंक्लूड की गई है, और चैप्टर नंबर 7 में हमें फ्लूइड डायनामिक, मतलब दोनों जो है चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो हम पास्कल लॉ को कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना ताकि आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का फ्लो समझ में आ जाए। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थोड़ा एडवांस नॉलेज, मतलब जो इसमें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जो 9-10 में भी आपने फ्लूइड का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बेसिक टर्म्स से मतलब जो डील किया था, लाइक प्रेशर वगैरह। इन प्रेशर का क्या रोल होता है, इन फोर्सेस, वाटर में फोर्सेस आपने शायद थिंक पढ़ी हो, बाय एंड फोर्स, इसका क्या रोल होता है, ये इसके बारे में हमें बताएगा। प्रिंसिपल्स हो गए यहाँ पे, और जो है लॉज हो गए, जैसे पास्कल लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक, थर्ड सेंचुरी के। इनकी अचीवमेंट मतलब जो थी, मतलब इन्होंने जो है एक प्रिंसिपल दिया था किसका, फ्लोटेशन का। मतलब ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करते हैं, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, इसके बारे में बताया था। तो ये आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किस बेस पे दिया था वो भी देखेंगे। इन्होंने जो है, इनको एक टास्क मिला था किंग की वजह, किंग से, कि भाई उसके जो मतलब जो क्राउन है उसका, वो प्योर गोल्ड का है या नहीं, उसको फाइंड करना था। तो उसने उसको वाटर की मदद से फाइंड करके बताया था। पूरी कैलकुलेशन आगे हमारे पास आएगी, वो भी हम करके देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज्ड करता हूँ वाटर में, एग्जाम्पल, अगर मैं, ये हमने एक जो है एक तरह से समझ लो पूल बना लिया, इसमें हमने वाटर भर दिया। ओके, अब इसमें अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज्ड करते हैं, मतलब इसमें एक तरह से अंदर फेंकते हैं, पानी के अंदर को डुबाने की कोशिश करते हैं। आपको ये एक चीज़ तो पता है, इस पे वेट तो लग ही रहा होगा, जो ग्रेविटी की वजह से होता है, हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ओके, बट एक अपवर्ड फोर्स भी होगी, दैट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायएंड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। इसलिए एफ अप लिखा हुआ है, मतलब अपथ्रस्ट फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, वो कहाँ से आ गई? जब भी हम किसी चीज़ को वाटर में सबमर्ज करते हैं तो वाटर उस पर एक फोर्स लगाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब वेट के अगेंस्ट होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और ये जो है किसके बराबर होगी, वेट के इक्वल होगी। ओके, इसके, तो इसने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में सबमर्ज करेंगे, ओके, तो क्या होगा, वो अपना वेट डिस्प्लेस करेगा, वेट डिस्प्लेस करेगा, या कह सकते हैं अपना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जिसके इक्वल होगी वो फोर्स जो उस पर लगेगी। फोर्स, उस पर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स किसके बराबर होगी, जितना उसने अपना वेट, या कह सकते हैं अपना वॉल्यूम जितना इसने डिस्प्लेस किया है ना, उसके बराबर होगी। अब ये जो फोर्स लग रही है डिपेंड कर रही है पहली चीज़ तो वॉल्यूम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे एक इतना सा आयरन का ब्लॉक फेंकता हूँ, भारी है अच्छा खासा, इसको अगर इसमें फेंकेंगे ये डूब जाएगा। बट अगर मैं इससे ज़्यादा भारी एक बोट ले लेता हूँ और इस पर रखता हूँ, तैरती है। क्यों? उस बोट का वॉल्यूम ज़्यादा है। जितना ज़्यादा हम वॉल्यूम का रखते हैं उतना ज़्यादा एरिया मिल जाता है फोर्स को अप्लाई होने के लिए, तो उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट अप्लाई हो पाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा अपथ्रस्ट होगी उतनी आराम से वो फ्लोट कर पाएगा। अभी हम फ्लोटेशन की भी कंडीशन देखेंगे, और डेंसिटी भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो वाटर में कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे सिंक कर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, बट वहीं पे अगर आप उन ऑब्जेक्ट को हनी पे फेंकते हो तो वो उसमें नहीं डूबेंगे। क्यों? क्योंकि हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा अपवर्ड फोर्स होगी, उस ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देगी। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इसको जो है, मतलब एक टास्क मिला कि भाई क्राउन है 14.7 kg का। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक की, और मतलब वही इसकी कैलकुलेशन थी। 14.7 kg का इसने क्या किया, उसको वाटर में सबमर्ज किया। ओके, तो उसने वाटर में इसको मतलब जो डुबाया, तो उसने देखा कि जो जिस पे वो वेट मेजर करते हैं उसकी रीडिंग आ रही है 13.4 kg। अब हमें ये देखना है कि ये क्राउन जो है गोल्ड का बना है या नहीं। ओके, तो क्राउन के अगर देखें गोल्ड की डेंसिटी, एक स्पेसिफिक डेंसिटी हमने मतलब मेजर की हुई है। जैसे अगर हम देखें तो आगे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक डेंसिटी लिखी हुई है, देखो, उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में रख के डेंसिटी हमने मेजर की है। मतलब जो है अगर देखें तो गोल्ड की इतनी है, लेड की इतनी है, एयर की, इन सब डेंसिटीज़ हैं। ओके, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट, अभी हमने जो एक फार्मूला बनाया था कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में सबमर्ज करता हूँ, कि ये फार्मूला दे गया। देखो फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है,
मान लो ये 40 किलो का है, बाहर हमने से मेज़र किया, बट मैंने इसी ऑब्जेक्ट को 40 किलो वाले को पानी में डाला तो मेरे पास आ रहा है 24 केजी। कैसे? इस पे अपथ्रस्ट भी लग रही होगी, तो इसलिए उसका एक्चुअल वेट जो है उसमें से हम अपथ्रस्ट माइनस करेंगे, फिर जो वेट आएगा वो पानी में डुबाने के बाद जो अपेरेंट वेट आ रहा है वो है। ओके, तो किसी भी फ्लूइड में सबमर्ज करने के बाद जो वेट आएगा वो अपेरेंट वेट है। तो ये अपेरेंट वेट हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट को माइनस करूँगा तो इक्वल अपथ्रस्ट आ जाएगा, एक ही बात है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो अपथ्रस्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब एफ बाइंड भी कह सकते हैं और एफ अब यू भी कह सकते हैं अपथ्रस्ट। ओके, तो हमने इसके इक्वल कर लिया। हमें पता है जो वेट इस पर अप्लाई हो रहा है वो mg के बराबर है और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इतना तो पता है भाई, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे मास सबमर्ज। ओके, तो वो उसकी डेंसिटी है, मतलब मास जो एक्सटेंड है कितने वॉल्यूम पे। तो देखा जाए इस वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे तो मास इक्वल टू रो वी, तो हमने यहाँ पे रो वी लिख दिया। हमने यार रो नोट लगाया है, रो नोट मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, सही है। देखो हमें क्योंकि वाटर की डेंसिटी से उसको कंपेयर करना है, और यहाँ पे रो एफ लगाया मतलब फ्लूइड डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी जो उसने डिस्प्लेस की है। हमने इनको एक, ये हमने देखो एक तो हमने वेट ये बना लिया, एक वेट ये बना लिया, ठीक है। तो हम इनको आपस में इक्वल कर देंगे, मतलब इनका रेशियो ले लेंगे। जब रेशियो लेंगे तो हमें दो डेंसिटीज़ मिल जाएंगी, रो नोट मतलब एक डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, रो है एक फ्लूइड की डेंसिटी। इसी तरह वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो है फ्लूइड का मतलब जो वेट क्या होगा फ्लूइड का पे जो वेट होगा वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू माइनस एक्चुअल। ओके, तो जब हम इसको माइनस करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रही है 11.3 डेंसिटी का रेशियो ऑब्जेक्ट और फ्लूइड में, 11.3। तो ये इसकी अचीवमेंट थी। लेकिन अब इसने पता इससे हमें पता क्या चला? देखो अगर ये गोल्ड का होता बना हुआ तो इसकी डेंसिटी आती है आई थिंक 19, क्या आना चाहिए थी? 19 आना चाहिए थी, बट क्या ही 11.34। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसका बना हुआ है? लेड का बना हुआ है, ना कि गोल्ड का। ओके, तो ये इसकी एक अचीवमेंट थी, किसके ज़रिए? इसने वाटर के ज़रिए इसकी डेंसिटी फाइंड की और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का हमने जैसे मतलब ये वही फोर्स है, बस हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रोड्यूस होती है, क्या इसके बिहाइंड फैक्टर्स हैं। ओके, तो देखा जाए तो ये वही फोर्स जो हमने वाटर को सबमर्ज जब किया तो उस पर एक्ट हुई। और ये भी याद रखना है कि उस पे जो वेट अप्लाई हो रहा होगा उसके इक्वल मतलब होगी, सही है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो फ्लोट कर रहा है तो उसके इक्वल होती है हमेशा, सही है। जब वो जितना वो अपना फ्लूइड को वेट को डिस्प्लेस करेगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एफ बायंट है वो किसके इक्वल है? वेट के। वेट कौन सा? वो वेट जो उसने डिस्प्लेस किया है। हम इस वेट को एक नाम और भी दे सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ओके, समटाइम कुछ बुक्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी लिखती हैं, इसको हम जो है एक सिलेंडर की मदद से समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है वाटर भर दिया। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट हम सबमर्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी मैं एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट इस वाटर को मतलब अपने वेट की वजह से इसको धक्का करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसको दूर करेगा अपने आप से। मतलब एक जगह ये पर्टिकुलर घेरेगा, मतलब जहाँ पे वाटर था उसकी जगह ये खुद आ जाएगा। तो उस वाटर को इसने डिस्प्लेस किया, उसको उस जगह से हटा के खुद उसने जगह ले ली। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, सही है, ये जो इसने वाटर को डिस्प्लेस किया और खुद जो मतलब वहाँ पे आके उसने सेटल हुआ है, ये इसको हम कहेंगे द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। उसके बराबर होती है बायंट फोर्स, मतलब उसी के हिसाब से बायंट फोर्स उस पर एक्ट होगी। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो तो आपने जो है बाल्टी होती है उसमें वाटर भरो, और वाटर भर के जो है कोई भी मग हो जो मतलब होलो हो और मतलब अंदर से होलो हो और नीचे से इस तरह से बंद हो के, उसको जब आप वाटर में मतलब जो है वो वाटर के ऊपर रखोगे बाल्टी में तो वो अंदर नहीं जाएगा। आप उसको फोर्स लगा रहे होगे बाहर से, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वाटर उस पर अलग से फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स कौन सी होती है? वो अपथ्रस्ट फोर्स होती है। आप फील कर सकते हो खुद कि अपथ्रस्ट फोर्स किस किस तरह एक्ट होती है, और वो भी कोई अच्छी खासी फोर्स होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है मतलब उंगली की मदद से वाटर के अंदर उसको मतलब जो है भेज दो, इतना आसान नहीं होता। अगर हम देखें तो ये फोर्स बन क्यों रही है? फोर्स बन रही है ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर।
अगर देखा जाए तो वाटर के सरफेस पे प्रेशर बहुत कम होता है, आम सी बात है। और अगर देखा जाए तो वाटर की डेप्थ में, मतलब जो है गहराई में, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये आप फॉर एग्जांपल ये देखो, आपके पास वाटर की सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है। एक हाइट के मुताबिक अगर देखें तो वाटर की मतलब एक डेप्थ हम उसको सेट करते हैं, उधर प्रेशर ज़्यादा है। अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया है, इसकी वजह से एक फोर्स बन गई, क्योंकि प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है। सही है, तो हम इस एरिया को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में आई थिंक ड्राइव किया था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ पे हाइट भी चेंज हो रही है, तो डेल्टा एच लिख देंगे। सही है, तो रो जी एच प्रेशर का एक और फॉर्मूला है, हमने पास्कल लॉ में भी देखा था। प्रेशर इज इक्वल टू, अब हमने रो जी एच लिख दिया, और जो है डेल्टा एच और इनटू ए। अब ये जो हाइट इनटू एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, हमें पता है ये होता है वॉल्यूम। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह वॉल्यूम लिख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है इधर। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है ना, ये फोर्स अपोजिट है वेट के। ठीक है, ये जो हमारे पास वेट अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट लग रही है, तो इसलिए एफ थ्रस्ट क्या होगा, नेगेटिव रो, रो मतलब डेंसिटी, 1 रो मतलब डेंसिटी, जी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये अपवर्ड पे लग रही होगी, अपवर्ड अप्लाई हो रही होगी, और वी मतलब क्या, वॉल्यूम। तो ये रो जी और वी नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे कुछ डेंसिटीज है हमारे पास, इनको आपको एक तरह से गो थ्रू कर लेना है, रट्टा नहीं लगाना बस। अब किलोग्राम और ग्राम का कंसेप्ट तो आपको पता है, मतलब जो है सिर्फ 3 जीरो का फ़र्क आएगा यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो 3 डेसिमल का फ़र्क आएगा। ओके, अब 3 टाइम डेसिमल आगे कर दो या पीछे कर दो, ग्राम और किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ये गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड की आप 19 ग्राम पर मीटर क्यूब याद रख सकते हो, या 19,000। मरकरी की 13.6, आयरन की 8.8, वाटर की तो सबसे आसान है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 कह सकते हो, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 ज़्यादा यूज़ होती है इसकी, ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, आइस की 920, मतलब बात एक ही है, लेकिन ये क्या हो गया, आइस जो है अगर देखें तो उसकी डेंसिटी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एनामोलस बिहेवियर हमने जो पढ़ा था केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर आई थिंक 5 या 6 ऐसे कुछ है, उसमें हमने एनामोलस बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड की हमें ज़्यादातर पता होता है जब इस आमतौर पे जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट वाटर एक ऐसा मतलब जो है फ्लूइड है जो सॉलिड स्टेट में जाने के बाद अगर देखें तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मतलब कम हो जाती है आइस की, और वाटर की ज़्यादा होती है। और पेट्रोल की 800, एयर की 1.3, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और लेड की हमें 11.34 ग्राम पर मीटर क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये वही बायंसी का है, या फिर बायन फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो एक्ट होती है, ये मतलब पूरा रीडिंग डेटा है कि अब ये मतलब जो है हमारे पास फोर्स जो जनरेट हो रही है किस वजह से हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस कहाँ का, टॉप एंड बॉटम, टॉप पे मतलब कम है, बॉटम पे ज़्यादा है, इसकी वजह से वो जो है उस फोर्स के, अपवर्ड फोर्स के अपवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाता है वेट। ठीक है, अपवर्ड फोर्स जनरेट होती है जिसकी वजह से वो उसके इक्वल हो जाती है। अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स वो किसके, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है। लेकिन ये सब कंडीशन में नहीं है, अभी हम आगे फ्लोटिंग कंडीशन देखेंगे, उसी पे एप्लीकेबल है। ओके, तो अभी हम ऐसा आइडियली सपोज करके चल रहे हैं कि बॉडी फ्लोट कर रही है, ओके, सिंक नहीं कर रही। फिर ये सब डाटा है भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी की वैल्यू क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ बाइंड के बारे में आई थिंक ये रीडिंग मटेरियल है, आप रीड कर लोगे, इतना कोई मसला नहीं है। अगर हम देखें तो कुछ कंडीशंस आती हैं ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की इन, अच्छा अगर मैं बात करूँ पिछले, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। ओके, तो गैस में भी फ्लोट कर सकते हैं, यस, और लिक्विड में भी। किस तरह से भी हम ये देखेंगे। आपने देखा है, आपने हॉट एयर बलून देखे होंगे, वो किस तरह से मतलब जो है हवा में
उड़ रहे होते हैं, क्या उसके बिहाइंड साइंस होती है? उसके बिहाइंड साइंस होती है सिर्फ प्रेशर डिफरेंस। अभी आगे प्रिंसिपल आएगा, वो प्रिंसिपल हमें और अच्छी तरह इसके बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जहाज़ जो है ओवरटेक नहीं, वो जो है टेक ऑफ करता है, तो जो है इसके बिहाइंड भी क्या साइंस है? इसके बिहाइंड भी साइंस है प्रेशर डिफरेंस। तो गैसेस में भी जो मतलब गैसेस फ्लूइड भी जो है वो भी किसी ऑब्जेक्ट को उड़ा फ्लाई करने में या फॉल डाउन करने में मतलब मदद करते हैं। लेकिन पहले आते हैं लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 3 केसेस हैं तो हम इसको इस तरह समझेंगे। ओके, अब अगर ऑब्जेक्ट का वेट मतलब ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल भाई 3 किलो का है, ठीक है। अब अगर देखें तो उसका वेट ज़्यादा है बाइंड फोर्स से, मतलब जो नीचे बाइंड फोर्स लग रही है, मैंने उस इतना इतना सा ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब इसका इतना ज़्यादा कोई एरिया नहीं है लेकिन इसका वेट ज़्यादा है। ओके, अच्छा खासा वेट है, मतलब चलो उसका 5-6 किलो कर लेते हैं। इससे क्या होगा? वाटर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ओके, बट अगर हम देखें ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल है बाइंड फोर्स के, मतलब जितनी बाइंड फोर्स लग रही है उतना ही ऑब्जेक्ट का वेट है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इस तरह से वाटर पे स्टे करेगा, ना तो वाटर में डूबेगा ना वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, मतलब वाटर पे स्टे करेगा। इस तरह से आपने कुछ ऑब्जेक्ट को तैरते हुए देखा होगा, मतलब जो ऐसा लग रहा होता है कि बस पाँव रखा तो अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टे कर रहे होते हैं, बाइंड फोर्स इक्वल हो गई होती है। और एक कंडीशन आती है फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है भाई? या तो आप ऑब्जेक्ट हल्का रख दो, वेट कम रख दो, लाइक कोई पत्ता वगैरह रख दिया, कागज़ रख दिया, तो भी वो तैरेगा। मतलब क्या हो गया? उसकी जो फोर्स है फ्लोटिंग उस पर जो अप्लाई हो रही है वो उसके वेट के इक्वल है। वेट के इक्वल नहीं, मतलब थोड़ा सा वेट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है। या फिर मैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा रख दूँ। ओके, वॉल्यूम ज़्यादा रख दूंगा तो क्या होगा? बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब भी बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगी ना तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। किससे ज़्यादा लगेगी? उसके वेट से। एग्जाम्पल भाई 50 मतलब ये जो है हमारे 50 किलो की बोट है, लेकिन इसके इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या है? इसके वॉल्यूम जो डिस्प्लेस कर रहा है उसके इक्वल हो गई। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो इसकी कंडीशंस आ जाती हैं, 3 कंडीशन है। इक्वल होगी तो क्या होगा? ज़्यादा होगी तो क्या होगा? अगर फोर्स और अगर कम होगी तो मतलब जो है क्या कंडीशन होगी? अब आ जाते हैं गैस। ओके, गैसेस में भी आपने देखा होगा, अगर देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मतलब जो है बाइंड अप कह रहा है, मतलब उड़ सकता है या किसी तरह भी मतलब उसमें फ्लाई ओवर कर सकता है। वो किस वजह से राइज कर सकता है? वो होता है इस वजह से, वो सिर्फ फोर्स की वजह से हो सकता है। और वो फोर्स किस तरह बनती है? वो फोर्स बनती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, अगर देखें तो रूम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस पे एयर का वेट होता है 1.2 kg। ओके, मतलब 12 न्यूटन का वेट मतलब वो लगा रहा है, मतलब 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर कोई भी 1 मीटर मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट है, उसकी फोर्स 1.2 kg से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? वो ज़मीन पे गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस बलून होते हैं, जो हमारे पास आम बलून होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है। सही है। और मतलब उनके अगर देखें एक तरह से ये भी कह सकते हैं डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम को भी यहाँ पे एक फिक्स रखना है 1 मीटर क्यूब। सही है, उसके मुताबिक। बट अगर देखें कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं उनका साइज अगर अगर हम देखें तो उनका साइज और मतलब जो है मास जो है लेस देन है 1.2 kg से, तो हम कहेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट राइज ओवर कर जाता है, फॉल मतलब जो है फ्लाई कर जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी डेंसिटी एयर से कम है, तो वो एक हाइट पर्टिकुलर हाइट तक जाके मतलब रुक जाते हैं, राइज करते हैं। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें बताता है भी ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में फ्लोट करेगा। सही है। अब यहाँ पे देखो, इसने एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मतलब जो है ज़्यादा था, वेट ज़्यादा था और वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से ये डूब गया। बट ये ऑब्जेक्ट इसका वेट ज़्यादा है लेकिन इसका वॉल्यूम भी इसके वेट के डिस्प्लेस करने के इक्वल हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको याद रखना है, आयरन जो है ना वो वाटर मतलब आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर से 8 टाइम ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो 1/8 टन ऑफ वाटर सबमर्ज करता है, डिस्प्लेस करता है। सही है। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना है जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं। ये जो जितना भी आप ऑब्जेक्ट को डीपर इमर्स करोगे ना, तो वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा। सही है।
फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा तो मतलब जो इसमें इमर्स किया तो वाटर को उसने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और बॉडी एंटर की, वाटर और डिस्प्लेस होगा, और बॉडी एंटर की और ज़्यादा, तो मतलब जितना ज़्यादा डीपर हम उसको इमर्स करते जाएंगे वाटर उतना ज़्यादा डिस्प्लेस होता जाएगा, और जितना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होता जाएगा उतनी ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खुद देखा होगा, अगर आप बाल्टी में वाटर है उस पर मग आप रखते हो, स्टार्टिंग में फोर्स आपको कम लगाना पड़ती है, फिर उसके बाद और ज़्यादा आपको अप्लाई करना पड़ती है, फिर फोर्स आपको ऐसा लगता है बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप जितना आप अंदर उसको फोर्स लगा रहे होते हो उतनी ज़्यादा फोर्स बढ़ती जा रही होती है। तो क्या हो रहा होता है कि वो एक तो उसका मतलब जो है वॉल्यूम ज़्यादा, उसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है और उससे उतनी ज़्यादा उस पर बाइंड फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताता है कि भाई कोई भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, और वो किसके बराबर होगा, उसके खुद के वेट के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है हॉट एयर बलून की। ओके, एक ह्यूज बलून है जो 100 टन का है, मतलब 100 टन की एयर वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और जितनी ज़्यादा वो एयर डिस्प्लेस करता जाएगा वो उतना ज़्यादा राइज करता जाएगा, उठता जाएगा। ओके, और हर मतलब हर एक टन पे वो राइज करता जाएगा, और जितना कम डिस्प्लेस करेगा उतना जो है वो नीचे आता जाएगा। इसी बेस पे जो है उस बलून को उड़ाया जाता है, मतलब फ्लाई करके, और उसी तरह उसको जो है नीचे ज़मीन पे भी लाया जाता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ जो आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, बाइंड फोर्स का गेम आ रहा है, मतलब प्रेशर डिफरेंस आया, प्रेशर डिफरेंस से फोर्स एक्ट होगी, फोर्स उसको बलून को हवा में उड़ा देगी। ओके, अब हमारे पास आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़, दैट्स अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसको टग ऑफ वार एक और नाम से जानते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम एक पेज पे समझते हैं। ओके, सही। अब ये आप समझ लो मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पहले हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। अगर मैं देखूँ मैंने इसको सेंटर में रखा है अभी, ठीक है, तो इस पर कितनी फोर्सेस लग सकती है, अगर देखें तो इसके बराबर में भी और मॉलिक्यूल होंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं अभी अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने अभी वाटर के अंदर देखे हैं वाटर मॉलिक्यूल है ये। ओके, ये हमने थोड़ा सा जूम किया वाटर का। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, इसी तरह इस पे भी एक फोर्स एक्ट हो रही होगी, यहाँ से भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है ये, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, आपको पता ही है। ओके, ये फोर्स इस पे चारों तरफ से एक्ट हो रही है इस मॉलिक्यूल पे, मतलब फोर्स आप एक तरह समझ सकते हो बैलेंस भी है, और इस पे हर तरफ से मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट ये मॉलिक्यूल अंदर वाला मॉलिक्यूल है, इसको हम बी मॉलिक्यूल कह देते हैं। एक मॉलिक्यूल होगा जो सरफेस पे होगा। हमें ये जो फिनोमिना पढ़ना है ना, सरफेस टेंशन, ये फिनोमिना है सरफेस का, हम इसमें सरफेस की स्टडी कर रहे हैं। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है ना, ये एक इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और इसको नीचे से कुछ फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन आप ये देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ए है, ए पे ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब ये नीचे से फोर्सेस लगाने की वजह से एक इस तरह से लेयर बना लेगा, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो ऊपर के मीडियम से तो ये सेपरेट है एक तरह से, ठीक है, मतलब इस तरह से सेपरेट है कि मतलब ये आपस में एक फोर्स बना लेगा। तो इसलिए आपने कभी वाटर को बिल्कुल गहराई से अगर देखा हो, मतलब गहराई मतलब उसके डेप में जाके नहीं, अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नोटिस किया हो तो आपने देखना ऐसा लगता है जैसे एक लेयर बनी हुई है वाटर पे, वो ऐसी लेयर लगती है बिल्कुल इनविजिबल जैसी, लेकिन एक लेयर जैसा आपको फील होगा, ठीक है,
मतलब वाटर की एक लेयर बनी हुई है। अगर आप गिलास में पानी भरते हो तो आपको एक लेयर जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स उन पे आ रही है ना, वो फोर्स एक लेयर बना लेती है, सरफेस फिनोमिना है। तो इस लेयर पे मतलब जो है, आपने देखा है मच्छर पानी पे चल सकता है। क्यों? वाटर में सरफेस टेंशन है, एक स्ट्रेचिंग है, उस स्ट्रेचिंग की वजह से, वो मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग की वजह से एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर पे जो है, मॉलिक्यूल पे कह सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पे मच्छर आराम से चल पाते हैं, कि उनमें एक फोर्स आ जाती है। बट ये फोर्स बहुत वीक होती है, तो मतलब इस पे ह्यूमन नहीं चल सकते, ठीक है। उस पे जो मतलब जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है, फोर्स। अब देखें तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि भाई द फोर्स पर यूनिट लेंथ, सही है। मतलब अगर देखें तो ये एक लेंथ हुई, उस लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या करें, सरफेस टेंशन। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें टेंजेंशियल, ओके, टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स की टेंजेंशियल, फॉर एग्जांपल भाई फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे। अब वो फोर्स जो है किसकी होगी, सरफेस के, तो टेंजेंशियल हुई। आप देखो ना सरफेस की क्या है, टेंजेंशियल है। बट अगर देखें जो हमने लाइन खींची है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स आएगी ये किसके, उस हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये देखो, परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये सरफेस की क्या हो गई, टेंजेंशियल हो गई, और उस लाइन के परपेंडिकुलर हो गई। फॉर्मूला याद रखना है, एफ एस टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। ओके। अच्छा, आप सरफेस टेंशन को रिड्यूस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो आप किसी भी चीज़ में, आपने देखा होगा समटाइम जो है वाटर में डिटर्जेंट पाउडर, अगर आप या कोई सोप वगैरह ऐसी चीज़ ऐड करते हो, सही है, उससे क्या होगा, उससे आपके क्लोथ बहुत अच्छी तरह वॉश हो जाते हैं। लेकिन क्यों वॉश हो जाते हैं? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम वाटर में इस तरह के कुछ केमिकल्स डाल दें जो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, इसलिए वाटर पे कुछ केमिकल छिड़कते हैं ताकि मच्छर मर जाए। मच्छर नहीं मरते, बल्कि वो वाटर पे चल नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए सरफेस टेंशन के कुछ ऐसे सरफेक्टेंट्स कह सकते हैं, सरफेक्टेंट्स जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सोप हो गई, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, ये इसके दरमियान जो फोर्स है उसको कम कर देते हैं और मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं। तो इसलिए सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन को कम करने के काम आते हैं। अब वाटर एक फिल्म बना रहा था, थिन फिल्म, एक मतलब एक लेयर जो बन रही थी उसको हम फ्लेक्सिबल फिल्म कह सकते हैं। ऐसी फिल्म हमें जो है किस में देखने को मिलती है, सोप में भी। लेकिन सोप जो है ना सिंगल फिल्म नहीं बनाता, सोप बनाता है डबल फिल्म। अगर देखोगे तो आपको एक एक लेयर ऐसी और एक और लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1 मिनट। आपने आई थिंक वो तो मतलब जो है, अगर आप सोप को ऑब्जर्व करते हो, मतलब किसी चीज़ से भी आप उसको ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रस्सी बांध लो, उस रस्सी पे जो है साबुन का पानी हो गया, उसको जब आप उसमें रस्सी के ज़रिए आप जैसे मतलब हमने जो है सोप के बबल बनाते हो, ओके, वो सोप के बबल्स जो बनते हैं आपने जिस रस्सी से बनाते हो आप, वो जो रस्सी हम यूज़ करते हैं, या फिर हम जो है कभी कभार गन्स भी मतलब इसके ज़रिए उसके बबल्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो बबल बनाने के लिए हमें दो सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, एक आगे की लेयर और एक पीछे की। ये लेयर्स आपस में एक तरह से यूँ पैक होती हैं और फिर इनमें एयर फिल होती है, ओके, ये लेयर्स आपस में जुड़ेंगी और इनमें एयर फिल होगी, इस तरह से बबल बनेगा। तो मतलब इसकी दो फिल्म्स होती हैं, मतलब दो लेयर्स होती हैं, एक आगे वाली एक पीछे वाली। इसी वजह से इसकी सरफेस टेंशन भी डबल होती है, मतलब इसकी लेंथ डबल हो गई। लेंथ को डबल कर दो, सरफेस टेंशन सॉरी नहीं, इसकी फोर्स जो होगी डबल होगी। मतलब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स यहाँ पे 2TL आएगी, ओके। अगर वाटर पे लोगे तो सिर्फ T × L, बट इधर 2TL आएगी, ओके। इनमें अगर देखें तो लिक्विड सोप फिल्म है, तो इसलिए सोप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं भाई,
टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल कुछ फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे हमारे को ये जो है कि यू शेप अपेरेटस का एग्जांपल दिया है और एक मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट इसने किया है, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन टू एल। इसमें इसने जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई फोर्स कितनी आ रही है, तो फोर्स जो है 2 टाइम ऑफ टी इंटू एल आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट की सरफेस टेंशन दी हुई है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिए। तो इन सब ऑब्जेक्ट का आपको सिर्फ एक गो थ्रू करना है, इतना ज़्यादा मतलब जो है इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जैसे हो गए वाटर की हो गई 0.076 हो गई, ओके, सोप सोल्यूशन की 0.025, और ऑक्सीजन की तो नहीं, अल्कोहल बेंजीन और इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मरकरी की याद रख सकते हो 0.044। अब मरकरी में अगर आप देखो मरकरी ड्रॉप को आप ज़मीन पर भी गिर जाए ना, उसको आप उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब सरफेस टेंशन क्यों होती है? सरफेस टेंशन जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स होती है कोहेसिव फोर्स। इसलिए आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो उसके बारे में, मैंने तो चैप्टर में पढ़ाया भी था। कोहेसिव फोर्स जो दो सेम मॉलिक्यूल, भाई वाटर का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। इसमें कोहेसिव फोर्स होती है, एडेसिव होती नहीं है। एडेसिव मतलब भाई फॉर एग्जाम्पल इस पानी को आप दीवार पे फेंको, दीवार पे भी लग जाता है, मतलब दीवार से भी एक फोर्स बना, मतलब उससे अट्रैक्शन बना लेता है। लेकिन मरकरी को दीवार पे फेंको नहीं चिपकेगा, गिर जाएगा। ओके, मतलब वाटर जो है उसमें एडेसिव फोर्स भी है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन करेगा, लेकिन मरकरी में नहीं है। इसलिए मरकरी को आप उठा नहीं सकते इतनी आसानी से, उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं भाई। अभी अगर देखें तो पिन को हम वाटर पे जेंटली प्लेस करें तो वो जो है वाटर पे अगर हम पिन को प्लेस करते हैं तो मतलब जो है उस पर फ्लोट करेगी। क्यों? एक थिन फिल्म बनी हुई है, देखो आपको एक ऐसा लग रहा होगा, एक लेयर बनी हुई है वाटर पे। इसने जो ये मच्छर ने जो पाँव रखा हुआ है अपना, उस पर आप देख सकते हो एक लेयर जैसा आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसी तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं भाई, इंसेक्ट जो है, इसलिए इनको जो है स्केटर्स भी बोलते हैं वाटर में। ओके, तो क्योंकि इनका वेट लेस है, बाय एंड फोर्स है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इसलिए उस पर चल पाते हैं। ओके, वॉल्व कर पाते हैं। इस इस तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मर्करी ड्रॉप वगैरह की। और ये हमारे पास लास्ट फिनोमेना आता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक, एक बहुत अच्छी ब्रांच है, जिसमें हमें एयर डायनेमिक के बारे में पढ़ना है, मतलब बॉल वगैरह कैसे वर्क करती है, अभी हम बात करते हैं। ओके, तो अभी कैपिलरिटी पढ़ते हैं। कैपिलरिटी जो है ये पूरा टॉपिक जो है अभी हमारे पास केमिस्ट्री में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, मेनिस्कस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन एक बार रिव्यू हो जाए, एक फार्मूला भी हमारे पास है तो उसको भी पता कर लेते हैं। आपने ग्लास ट्यूब लिया, ये एक्सपेरिमेंट होता है भाई, ग्लास ट्यूब है, उसमें अब आप एक बिल्कुल पतली सी, आप कहो तो अगर आपके बाल से थोड़ी सी मोटी होगी एक ट्यूब होगी, उसको कहेंगे कैपिलरी ट्यूब। उसको आप वाटर में मतलब जो है डालते हो, क्या होगा? वाटर राइज अप करता है। ये एक्शन प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। प्लांट्स में भी जो है वाटर अपवर्ड जाता है, लेकिन सिर्फ ये रीज़न नहीं होता वाटर का अपवर्ड जाने का, वाटर के सेवरल और भी रीज़न है, ट्रांसपरेशन हो गया और सारे भी हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर देखें तो वाटर कैपिलरिटी से भी मूव करता है, तो कैपिलरी ट्यूब से वाटर राइज अप करेगा कितना, मतलब जो है मतलब बाहर निकल के तो नहीं आएगा, लेकिन एक हाइट तक राइज अप करेगा। तो वो जो राइज अप क्यों किया? क्योंकि इसमें एडेसिव फोर्स भी होती है, मरकरी में नहीं है, इसलिए मरकरी राइज अप नहीं करेगा। वाटर में एक एडेसिव फोर्स होती है और जो है और कोहेसिव फोर्स भी होती है, लेकिन एडेसिव फोर्स जो है ज़्यादा हो जाती है कोहेसिव फोर्स से। इसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है और एक मिनिस्कस बनता है। अब एक कनकेव मिनिस्कस भी होता है, एक कॉन्वेक्स मिनिस्कस भी होता है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना हो तो मैंने पूरा लेक्चर इसका दिया हुआ है, और जो इसकी आपको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। ओके, लिक्विड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था अच्छी तरह से कि भाई कौन सा मिनिस्कस बनता है, एक कनकेव बनता है, सही है, एक कॉन्वेक्स बनता है, एक को हम वेटिंग लिक्विड, एक को नॉन वेटिंग, इस तरह कहते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है ये जो हाइट इसने कवर की वो कितनी है, वो हमें देखनी है। तो कैपिलैरिटी में हमें हाइट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपकी बुक में भी नहीं है, एमसीक्यूज में भी नहीं है,
तो बस सिर्फ एक फार्मूले की हद तक रखना, उसको याद नहीं करने की ज़रूरत, बस देख लेना, इंपॉर्टेंट आसान है। अगर देखें तो जो हाइट है वो बराबर होगी 2t, मतलब सरफेस टेंशन का 2 टाइम कर दो, उसको डिवाइड कर दो उसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी से, और जो है जी की वैल्यू से, और रेडियस ऑफ ट्यूब। मतलब आप जितनी ज़्यादा मोटी ट्यूब रखोगे, सिंपल सिंपल आपको पता चल रहा है, जितनी ज़्यादा मोटी ट्यूब रखोगे, जितना ज़्यादा उसका डायमीटर ज़्यादा रखोगे, हाइट उतनी कम कवर होगी। इसलिए तो हमने उसको अपने बाल के करीब, मतलब बाल से थोड़ी सी मतलब जो है मोटी होगी, इतनी मतलब हमने ट्यूब रखी जिसकी वजह से वाटर अच्छी तरह राइज अप कर पाएगा। ये तो हमें जूम करके दिखाया गया, ओके। और तीस एक चीज़ है, और जो दूसरी चीज़ है वो सरफेस टेंशन है। जितना ज़्यादा आप सरफेस टेंशन बढ़ाते जाओगे, मतलब एडेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स बढ़ेगी, तो मतलब जो है हाइट उतनी अच्छी कवर होगी, ओके। और आखिरी चीज़ है हमारे पास डेंसिटी। अगर आप जो है रो पे वर्क करते हो, मतलब डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ाओगे तो हाइट नहीं कवर करेगा, जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी अच्छी हाइट कवर कर पाएगा कैपिलैरिटी में, सही है। तो ये कैपिलैरिटी थी। अब जो हमें अगला टॉपिक, मतलब हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लॉज आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो हमारी डेली लाइफ एग्जांपल से बहुत मतलब जो है डील करते हैं, ये हमें पढ़ना है। फ्लूइड की टाइप, मोशन, उनके दरमियान डिफरेंस वगैरह ये हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।